बिहार वन रक्षी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार वन रक्षी न्यू वैकेंसी 2026 यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड न्यू वैकेंसी 2026 के लिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार वन रक्षी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 16 दिसंबर 2020 का। आखिरी बार जो बिहार वन रक्षी यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम लिया गया था ये 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था। उसी का ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से मैं आपको सेकंड शिफ्ट भी कवर करवा दूंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2026 के लिए यानी कि बिहार वन रक्षी 2026 के लिए बिहार फॉरेस्ट गार्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और देखिए, बिहार वन रक्षी का यानी कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड का आखिरी बार जो एग्ज़ाम लिया गया था ये 16 दिसंबर 2020 को लिया गया था। तो ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड का 16 दिसंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार से मैं आपको सेकंड शिफ्ट भी कवर करवा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए, पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं। देखिए, अगर आप आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा और साथ साथ जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उससे भी आप ध्यानपूर्वक सुनते चलिए। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न आपके कवर भी होते चलेंगे। देखिए, हुबहू ये एनसीईआरटी से प्रश्न उठाया गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। अच्छा, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 38 जिले हैं और बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में जो स्थित है यह आपका किशनगंज है। ठीक है ना, किशनगंज है। आप नक्शा देखिएगा, सर्वाधिक पूर्व में किशनगंज है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है, ये आपका करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था उस समय। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। हरित पथ 2020 में जारी किया गया था और यह एक मोबाइल ऐप है। इसका उद्देश्य भारतीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड का आप पेपर दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है वो पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार किया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो है ये तैयार किया था किसने? तो सूर्यसेन ने किया था। सूर्यसेन ने किया था और यह घटना 1930 की है। चटगांव जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है वहीं पर स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण करके वहां पर जो हथियार थे उनको लूटने की योजना थी। ठीक है ना, और इसके लिए जो है 1934 में जो है सूर्यसेन को फांसी की सजा भी दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए, सबसे मैं आपको बेस्ट तरीका बता दे रहा हूँ कि बिहार फॉरेस्ट गार्ड की आप तैयारी 2026 की कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका सीएसबी एग्ज़ाम लेती है, सीएसबी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसका पूरा प्रीवियस ईयर आप एक बार बना लीजिए। पूरा प्रीवियस ईयर का जीके जीएस एटलीस्ट आप बना लीजिए। और वैसे भी मैं आपको कवर भी करवा देता हूँ। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पूछा गया कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो मीर कासिम ने जो है राजधानी को कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिदाबाद से जो है ना ये मुंगेर बिहार स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंगेर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ये उस समय का क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। ये उस समय का 2020 में पूछा गया है। तो उस समय 2020 में जो है कौन जो है नियुक्त किए गए थे, तो मनोज सिन्हा उस समय किए गए थे। अभी आप कमेंट करके बताइए कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है। देखिए वर्तमान में भी मनोज सिन्हा ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है ना, वर्तमान में भी मनोज सिन्हा जी ही अभी भी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 2011 की जो जनगणना है उसके अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। यहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम पूछा गया है। ठीक है ना, पूरा ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पूरा ऑप्शन आपको दिख भी रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको याद होगा कि केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है ना, केंद्र शासित प्रदेश भी इंक्लूड किया गया है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर दरअसल केंद्र शासित प्रदेश भी जो है इंक्लूड कर दिया है। तो दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में सबसे कम दमन और दीव का है। ठीक है ना, हरियाणा से भी कम है दमन और दीव का। ठीक है, लगभग 618 है इसका। और वहीं हरियाणा की बात करते हैं तो 879 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका दमन और दीव हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, यानी कि जो ग्लोबल समस्या है, वैश्विक समस्या है, वो कौन सा है। तो वैश्विक समस्या यहाँ पर आतंकवाद है, टेररिज्म है। ठीक है ना, ये एक वैश्विक समस्या है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की बात हो रही है। संविधान के भाग 3 में है, आपको याद होगा भाग 3 में है संविधान के, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। और यूएसए से जो है ये भारत के संविधान में जो है प्रेरित किया गया है, ग्रहित किया गया है इसको। ठीक है, लिया गया है। तो और इसका जो है मौलिक अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको याद होगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, जिसको कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है, इसी अनुच्छेद 32 के तहत जो है ना, आपको याद होगा कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह का रिट जारी करता है। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ये 5 रिट है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है, बताइए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 हो जाएगा। ठीक है ना, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को कितने दिन पहले, तो ध्यान रखिएगा 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो, 14 दिन पहले। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, बताइएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो संविधान के संशोधन में, है ना, संविधान का अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, इसमें जो है आपको याद होगा कि 3 विधि अपनाया जाता है। एक साधारण विधि के द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से देखा जाए तो राज्यसभा के पास संविधान संशोधन के विषय में लोकसभा के बराबर अधिकार है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1600 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और मुगल बादशाह उस समय अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये आपका जबलपुर में स्थित है। और एक प्रश्न पूछा जाता है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, तो जब केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो ये देहरादून में है। ठीक है ना, बट यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पूछा गया, उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान, तो ये आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ईमानदारी से आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर बता करके जाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। एक पारंपरिक है और एक गैर पारंपरिक है। तो देखिए पारंपरिक की अगर हम बात करते हैं तो पारंपरिक में
ठीक है ना। कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, यहां पर कौन सा गैस, गैस तो यहां पर है नहीं, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ना। यहाँ गैस कहाँ ऑप्शन में कहीं दिया गया, कुछ गैस तो है नहीं, यहाँ पर गैस नहीं होगा, यहाँ गैर बना लीजिए, कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत वही होते हैं ना जो नवीकरणीय में आ जाएंगे। इस तरह से एक तरीका याद रखिएगा, जैसे कि सौर ऊर्जा आ जाएगा, ये गैर पारंपरिक है और नवीकरणीय ऊर्जा का भी संसाधन है। पवन है यानी कि जो विंड एनर्जी है, जल से जो आपका विद्युत निकाला जाता है, ठीक है ना, ये सब आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत गैर पारंपरिक कौन सा हो जाएगा, तो वायु हो जाएगा, विंड एनर्जी, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस, अच्छा ग्रीन हाउस जो है ये पूछा जाता है, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके कारण वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक करने में मदद करती हैं, ठीक है ना। और ग्रीन हाउस में जो गैसें आती हैं जैसे कि आपका कौन कौन सा गैस हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस पूछा जाता है, ऑप्शन दे करके आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से जो है ग्रीन हाउस गैस है और कौन सा नहीं है, इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस गैस अगर पूछेगा कि कौन कौन से है, तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सा आ जाएगा, तो एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, जिसको कि लाफिंग गैस भी बोला जाता है, वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प आ जाएगा, ये सब आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होती है। बताइए रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह जो है ये कौन सी रक्त वाहिका में होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका सीरा, धमनी, कोशिका, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन। तो ये आपका हो जाएगा SO2 और NO2। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। SO2 और NO2 गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होता है, ठीक है ना। और SO2 ये सल्फर से प्राप्त एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज है। फ्लोराइड बताइए WHO के अनुसार, तो यह आपका होगा 0.5 ppm जायज है, 0.5 ppm, ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है, कौन सा जंतु है। तो फ्रेंड्स ये आपका मेढक हो जाएगा। मेढक जो है ना एक ऐसा जंतु है जो पारितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्राइट, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए नाइट्रेट दिया गया है, फॉस्फेट दिया गया है और यहाँ पर नाइट्राइट दिया गया है, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है। रेडियो तरंग में कौन कौन सा परत है, तो आपका याद होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना, उसके बाद आयन मंडल, बहिर्मंडल, ये सब है ना। तो आयन मंडल जो है ये रेडियो तरंग में मदद करता है, ठीक है ना, आयन मंडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कार्बोनिक अम्ल इसमें से पूछा गया है, कौन सा है कार्बोनिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिएगा CH3COOS दिया गया है, ये वाला ऑप्शन में, यही जो है आपका यहाँ पर कार्बोनिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है, किस विधि के द्वारा। बताइए तो ये बनाया जाता है किस विधि के द्वारा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट कमेंट करिए आंसर कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हैबर विधि के द्वारा, आपने पढ़ा भी होगा, हैबर विधि के द्वारा जो है व्यावसायिक रूप से अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना।
और आप देखेंगे N2 यानी कि ये आपका नाइट्रोजन है, उसके बाद ये 3H2, ये इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। और ये उष्मा क्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आपका बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य सहित, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि आपको सारा ऑप्शन दिखाई दे, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है ना, नाभिकीय संलयन विधि के द्वारा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फटाफट, अब तो बता दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीलियम नाभिकों का, ठीक है ना, हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये मैडम मैरी क्यूरी को जो है 2 बार दिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम मैरी क्यूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका नाम है सौभाग्य योजना, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत देश के गरीब परिवारों को बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। और आपको याद होगा कि अब तो बिहार में 125 यूनिट बिजली भी फ्री है ना। और ये उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? जो गैस कनेक्शन दिया गया था, उज्ज्वला योजना, है ना। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अब इसमें किया क्या गया है कि ये आकृति दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर कौन सी आकृति आएगा इस ऑप्शन में से आपको बताना है ना। चलिए पहले आप आकृति देखिए ध्यान से। अब क्या कर रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 डॉट है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया। अब ये 2 डॉट यहाँ पर आया, ये देखिए सिंगल डॉट यहाँ पर चला गया, फिर इसको घुमाया गया, 2 डॉट यहाँ पर आया, सिंगल डॉट यहाँ पर आएगा, फिर जब इसको हम घुमाएंगे 2 डॉट यहाँ पर आ जाएगा, सिंगल डॉट यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका डबल वाला आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका सिंगल आ जाएगा, है ना। तो ये वाला आकृति आपका करेक्ट हो रहा है ना। यहाँ पर देख लीजिए, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार के खाली स्थान दिया गया है कि जिले में नागी बांध स्थित है। तो नागी और नकटी, आपको याद है ना कि नागी और नकटी जो अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, उनको रामसर स्थल का भी अब दर्जा दिया जा चुका है। ये जमुई में है। जमुई किस संसाधन के लिए फेमस है? तो सोना के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप से जाना जाता है? वन स्टॉप सेंटर योजना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका वन स्टॉप सेंटर योजना, इसको सखी केंद्र भी कहा जाता है। सखी केंद्र केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, सखी केंद्र के रूप में, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? बताइए। तो ये समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 जो है ये कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा गया था? यही युद्ध है जिसमें जो है ये युद्ध जो है पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। आपको भी याद होगा ये पंजाब के शासक थे पोरस और सिकंदर, इन्हीं के मध्य हुआ था। ये झेलम नदी के तट पर, और झेलम को वितस्ता भी कहा जाता था उस समय, तो वितस्ता भी याद रखिएगा, ठीक है ना। हो सकता है झेलम ना दे करके ऑप्शन में वितस्ता दे दे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता है? अब देखिए उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी जो है आपको 2026 वाले करंट अफेयर जब वैकेंसी आ जाएगी तो आप याद रखिएगा। और अभी देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 हुआ है, तो उसमें जो है कार्लोस अल्कराज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया? आप देख सकते हैं करंट का वेटेज भी अच्छा खासा है, ठीक है ना। आयुष्मान खुराना को किया गया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया हुआ है। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं के सहयोग से जो है 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया था। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। तो उस समय जो था हरियाणा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा ऑप्शन में दिया भी गया है। देखिए किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिएगा किसी पदार्थ का जो है क्वथनांक दाब पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। जब दाब में वृद्धि होगी तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, जब दाब में कमी होगी तो क्वथनांक भी घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दाब में वृद्धि तो क्वथनांक भी बढ़ता है, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। द्विबीजपत्री, दो बीज होते, मतलब उस बीज में दो पत्र की तरह होंगे। आप दाल वगैरह देखिएगा ना, द्विबीजपत्री हैं ये, है ना। क्या हो जाएगा, चना मटर ये सब आ जाएगा। सेम अभी आपके यहाँ हो भी रहा होगा, तो ये द्विबीजपत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिचकारी, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मूली एक रूपांतरित क्या है। मूली जड़ है, आलू तना है, ठीक है। तो यहाँ पर जड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अरे भाई अनुवांशिकी का जनक इनको माना जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था, है ना। तो इनको अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। घनत्व 4 डिग्री पर सर्वाधिक होता है और आयतन न्यूनतम भी 4 डिग्री पर होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। चलिए प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। मैथ का मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 11 प्राकृत संख्याओं का, ठीक है ना। तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2n, 11 पूछ रहा है तो 11 इंटू 11 प्लस 1, 11 दूना 22 यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। तो 11 दूना 22 और 11 एक 12/2, यानी कि ये 6 आंसर हो जाएगा। चलिए सही विकल्प चुनना है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। आंसर मैं बता देता हूँ, BC3D हो जाएगा, BC3D ये वाला ऑप्शन पे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इस प्रकार से अन्य तो दक्षिण क्या होगा, बना लीजिएगा, ये उत्तर पूर्व बन जाएगा ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा क्या होता है बताइए। तो एक पेड़ में हमेशा जड़ होता है, क्योंकि जड़ के बिना पेड़ तो सूख जाएगा, है ना। तो जड़ हमेशा रहेगा। चलिए उसके बाद देखिए भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है बताइए। तो ये उस समय का अनुसार पूछा गया है, और अभी आप जब एग्जाम देने जाइएगा ना तो आप उस समय का पढ़ करके जाइएगा, ठीक है ना। तो अब मैं उस समय वाला ही आपको बता देता हूँ, सबसे अमीर राज्य झारखंड है, ठीक है ना। लेकिन अभी वाला आप जब एग्जाम देने जाएगा ना उसको पढ़ करके चले जाइएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग, तो प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना, प्रियम्बल। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है बताइए। तो महिला समृद्धि योजना है ये, है ना, महिला समृद्धि योजना, ध्यान रखिएगा। चलिए और ये भी करंट का क्वेश्चन है, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो होप मिशन टू मार्स ये संयुक्त अरब अमीरात का था, UAE का था, ठीक है ना। होप मिशन टू मार्स, ये होप मिशन टू मार्स, ठीक है ना। तो ये था आपका UAE का। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो है ये किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। तो चरक किसके दरबार में रहते थे। तो चरक जो है कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे,
ठीक है ना। तो कनिष्क यहाँ पर तो नहीं दिया गया, कुषाण दिया गया है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? बताइए, मनरेगा पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, कितने दिन का, फटाफट बताइए। तो 100 दिन का, ठीक है ना। उस समय का जो क्वेश्चन है उसका अनुसार से यहाँ पर मैं आपको आंसर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 2005 को जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये 2005 में लागू किया गया था, और बाद में 2009 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसको किया गया था। और अभी जो है आपको याद होगा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत जो है अब मनरेगा का नाम किया गया है, ठीक है ना। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम, वीवी जी राम जी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीके थुंगन समिति है ये, ठीक है ना, जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है, और इसी समिति की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदरथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग ये ग है। टोबा झील कहाँ पर स्थित है? टोबा झील जो है ये इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है वहीं पर स्थित है, तो इंडोनेशिया के सुमात्रा में। उसके बाद देखिएगा, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए, इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ। मैथ के जितने भी प्रश्न हैं उनका मैं आंसर फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 58 का। तो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 59 देखिएगा कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? तो 22 बार, इसको आप रट जाइए। उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 324 है, जिसमें प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संचालन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आपको याद होगा कि 324 से 329 तक जो अनुच्छेद है उसमें चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। 312 भी इम्पोर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है, ठीक है। 330 जो है ये लोकसभा में आपको SC ST के लिए सीटों का आरक्षण है, ये सब याद रख सकते हैं। देखिएगा, ये भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। करेक्ट आंसर 60 मीटर हो जाएगा, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स 3/13 दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 63 का करेक्ट आंसर 20% हो जाएगा, 20% यहाँ पर दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 65 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 20 डेज हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। चलिए, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं ये, और इस पर आधारित प्रश्न दिया गया है 67 से लेकर के 71 तक, यानी कि 67, 68, 69, 70, 71, 5 प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। इसको देखना है इस डायग्राम को, और ये 5 प्रश्न जो है आपको सॉल्व कर लेने हैं, 71 तक में है। चलिए, आइए 72 में इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए, यहाँ पर 65 आ जाएगा आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ डायरेक्टली आपको। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, 14, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी कब? 1954 में, और आखिरी बार जो दिया गया था आपको याद होगा, कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, PV नरसिम्हा राव को, चौधरी चरण सिंह को, MS स्वामीनाथन को। तो इन लोगों को आखिरी बार दिया गया है, ध्यान रखिएगा। कौन सा इसमें से रोग है
जो विषाणु जनित है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। तो इसमें से एड्स जो होता है ये वायरस से होता है, ये आपको भी बखूबी पता है। चलिए, आलू का कंद एक रूपांतरित क्या है? तो अभी मैंने बताया था कि आलू जो है एक रूपांतरित तना का उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो रूपांतरित ये तना है। देखिए, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? बड़ा ही ये पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका जो उदाहरण होगा ये कोरियोसिस बल के प्रभाव के कारण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कोरियोसिस बल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब जो होगा वो पूछा गया है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और आपको पता है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और अधिकतम पूछेगा तो अनंत, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण क्या क्या है पसीना में? तो पसीना में जो है, पसीना यानी कि ये स्वेद स्तनधारी की त्वचा से स्रावित जो ग्रंथि से निकलती है तरल पदार्थ, इसमें मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो यूरिया होता है, अन्य रसायन क्लोराइड वगैरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बता दीजिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फटाफट बता दीजिए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नमकीन लगता है ना। वर्गीकरण का आधारित जो इकाई है वो पूछा गया है, तो आधारित इकाई जाति हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, ये आपसे पूछा गया है ये आकृति दे करके, और यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा। देखिए, इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है ना, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको क्लॉकवाइज घुमाया गया है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर आप बना भी लीजिएगा, और मैं बताने का प्रयास भी कर दे रहा हूँ आपको। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं? 3R है, ठीक है ना, ये 3R है, इसीलिए इसको इस तरह से 3R लिख दिया गया है। और ये 3R जो है, 3R जो है, इनका मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। ये 3R है, एक R से रिड्यूस, एक R से रीयूज और एक R से रिसाइकल, यही 3R है। चलिए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का, तो एस्पिरिन का जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका नाम है, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल या एसिड, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कुलांगार शब्द के उचित वाक्यांश का चयन करिए। बताइए, कुलांगार अपने ही कुल का नाश करने वाला, ठीक है ना, अपने ही कुल का नाश करने वाला कुलांगार। नेक्स्ट है हमारा कि उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? बताइए। तो ये उबटन का तत्सम रूप है, उबटन का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में सबसे शुद्ध का चयन करना है, शुद्ध शब्द का। तो इसमें से कौन सा सही लिखा गया है? बताइएगा, कौन सा इसमें से सही लिखा गया है? तो वैमनस्य जो है ये लिखा गया है, यहाँ पर आप वैमनस्य देख रहे हैं, इसका मतलब द्वेष, शत्रुता होता है। उसके बाद देखिए, नाव का पर्यायवाची नहीं है। नाव का पर्यायवाची, नाव का पर्यायवाची तरिणी, तारिणी, नौका, जलयान, ये सब होता है, तड़ाग नहीं होता है ना, तो तड़ाग यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है? अनुपयुक्त है यानी कि सही नहीं है। तो आप देखेंगे अनुलोम प्रतिलोम ये सही है, सामिस निरामिस, आचार अनाचार, ठीक है ना। अंतर का यहाँ पर अंदर नहीं होगा ना, ठीक है ना, अंदर का विलोम बाह्य होता है ना, तो ये गलत दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसमें से पूछा गया कि अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो अमित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, अमित का विलोम क्या हो जाएगा? अमित का विलोम क्या होगा? फटाफट बताइए। तो अमित का विलोम परिमित हो जाएगा, ठीक है ना, परिमित हो जाएगा, ठीक है ना, परिमित हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या होगा? व्यक्त का, तो व्यक्त का जो है आपका विलोम क्या होगा ये पूछा गया है। तो व्यक्त का लुप्त होगा, लुप्त है क्या? ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा लिखा गया है यहाँ पर? तो सही शब्द यहाँ पर जो है कौन सा लिखा गया है? तो ये पृथक थोड़ी होता है, पृथक होता है। परागण प्रांगण होता है ना। उसके बाद यहाँ पर आपका
प्रणाम भी वैसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिणति, ठीक है। चलिए उसके बाद पूछा गया है कि निम्न समूह में से सभी शब्द देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो देवता का देव, सुर, अमर ये सब हो जाएगा। तो कहाँ पर देव, सुर, अमर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए वसंत का पर्यायवाची नहीं है, वसंत का पर्यायवाची। तो यहाँ पर देखिएगा कालानाथ जो है ना, ये आपका वसंत का नहीं है। कालानाथ का अर्थ चंद्रमा, जो कि एक गंधर्व का नाम है, तो यहाँ पर कालानाथ हो जाएगा। बाकी मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुराज ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए धनुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। धनुष का पिनाक, कोदंड ये सब होता ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मेदिनी नहीं होगा, मेदिनी, मेदिनी का अर्थ भूमि, धरती, धरा ये सब होता है। गौरव का विलोम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाघव होता है, लाघव है ना ऑप्शन में, याद रख लीजिएगा ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आगम शब्द के अनेकार्थ में से कौन सा समूह प्रकट करता, आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह सही प्रकट यहाँ पर कर रहा है। तो आगम का अनेकार्थ आना, राजस्व, आमदनी, भविष्य ये सब होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला पूछा गया है कि कौन सा वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर आपसे सही शब्द है। तो सही शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा बताइए, सही शब्द इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यस्क ऐसे नहीं लिखा जाता है, व्यस्क ऐसे लिखा जाता है। एक मिनट रुक जाइए, कैसे लिखा जाता है व्यस्क, तो यस्क ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए शमशान लिखा गया है, तो शमशान थोड़ी श्मशान लिखा जाता है, इस तरह आधा स रहता है। तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, कब, ये पूछा गया है। देखिए तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र राज्य का गठन कब किया गया था। तो देखिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में ही तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग पृथक आंध्र प्रदेश के गठन का घोषणा कर दिया था। बट मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के तहत 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। घोषणा 1952 में ही हो गया था, बट 1953 में जो है इसका गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होने के साथ हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश को मिला दिया गया। ये सब हम आगे भी चर्चा कर लेंगे जब हम क्लासेस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो प्रसिद्ध तबला वादक जो थे ये अल्लाह रखा खां है इसमें से, ठीक है ना, अल्लाह रखा खां। याद रखिएगा भीम सिंह जोशी ये ख्याल गायक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टी.एन. कृष्णा वायलिन वादक है। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी है। तो ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, बाबर की बेटी है और हुमायूं की ये सौतेली बहन है गुलबदन बेगम, ठीक है ना। अपने स्कोर बता दीजिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक कर दीजिए और एक ग्रुप में प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए।